हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रीपी संडे के क्रीपी एपिसोड में। आज की कहानियां गांव की चौपाल की सबसे खौफनाक कहानियां हैं। तो लाइट बंद कीजिए, ईयरफोन लगाइए और तैयार हो जाइए। गांव की चौपाल की सबसे खौफनाक कहानियां सुनने के लिए। रात के 2 बज रहे थे। पूरा गांव एक बड़ी आग के पास घेरा बनाकर बैठा था। तभी रमेश काका ने सबकी तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर बोले, तुम लोगों को लगता है कि भूत सिर्फ पुरानी इमारतों में नहीं, वो हमारे आसपास ही होते हैं, बस मौके की तलाश में रहते हैं। ये बात तब की है जब मैं 16 साल का था। बरसात का मौसम था और चारों तरफ कीचड़ और गहरा अंधेरा था। मैं अपने खेत से काम खत्म करके घर लौट रहा था। जब मैं उस पुरानी पत्थर वाली पुलिया पर पहुंचा तो मेरी साइकिल का पहिया अचानक ऐसे जम हो गया जैसे किसी ने लोहे का डंडा फंसा दिया हो। मैं नीच उतरा और जैसे ही झुक कर देखने लगा, मुझे पुलिया के कोने में एक छोटा सा साया दिखा। वहां एक छोटा बच्चा बैठा था, शायद 5 साल का रहा होगा। उसने मेले से सेफ्ट कपड़े पहने थे। मैंने सोचा इतनी रात को कोई बच्चा यहाँ अकेला क्या कर रहा है। मैंने पूछा, बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को यहाँ बैठना ठीक नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने घुटनों में मुंह छुपाए सिसकियां लेता रहा। मुझे तरस आ गया। मैंने कहा, घबराओ मत, मेरे साथ साइकिल पर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। वह धीरे से उठा और पिछली सीट पर बैठ गया। मैंने साइकिल चलानी शुरू की, पर 10 कदम भी नहीं गया था कि साइकिल का वजन इतना बढ़ गया जैसे पीछे कोई बचा नहीं, बल्कि एक भारी पत्थर लदा हो। हवा अचानक रुक गई और मुझे मेरे कान के एकदम पास किसी के भारी सांस लेने की आवाज आई। मैंने हिम्मत करके थोड़ा पीछे मुड़कर देखा और मेरी रूह कांप गई। वो बच्चा अब बचा नहीं रहा था। उसका शरीर तेजी से खिंच रहा था। उसके हाथ मेरे कंधों पर थे और उन पर लंबे लंबे काले नखून निकल आए थे। जब उसने अपना सर उठाया तो वहां कोई मासूम चेहरा नहीं था। उसका चेहरा जाला हुआ था, चमड़ी लटकी हुई थी और उसकी लाल सुर्ख आंखें अंधेरे में देहक रही थी जैसे अंगारे हों। उसने अपना जब्दा खोला जिसमें काले और नुकीले दंत थे और एक ऐसी शैतानी हंसी हंसा कि पूरा जंगल कांप उठा। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान चीख रहा हो। मैंने पूरी ताकत लगाई और साइकिल को नाला की तरफ मोड़ दिया। हम दोनों धादाम से नीचे गिरे। पानी में गिरते ही मेरे ऊपर से वो भारी वजन अचानक हट गया। मैं वहां से नंगा पांव भागा। पीछे से वही शैतानी हंसी बार बार गूंज रही थी जो अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी। अगले दिन जब गांव वाले मेरी साइकिल लेने गए तो उन्होंने देखा कि साइकिल की गड्डी बुरी तरह जली हुई थी और लोहे का कैरियर गर्म होकर टेढ़ा हो गया था, जिस पर उन उंगलियों के गहरे निशान चप गए थे। आज भी जब मैं उस पुलिया से गुजारता हूं तो मुझे पीछे से एक बहुत धीमी और ठंडी आवाज सुनाई देती है, काका, मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे क्या? लम काका आग की लपटों की तरफ देखते हुए बोले, रमेश, तूने तो सिर्फ उसके बच्चे को देखा, पर मैंने उस चीज को देखा है जो सदियों से इस गांव की मिट्टी में दबी है। ये उस वक्त की बात है जब मैं जवान था और गांव के बीच वाले उस पुराने पीपल के पेड़ के पास मेरा छोटा सा कच्चा घर हुआ करता था। वो पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन के बाहर सांप की तरह फैली हुई थी और लोग कहते थे कि उस पेड़ की मिट्टी कभी सूखती नहीं, हमेशा गीली रहती है, जैसे मिट्टी नहीं, ताजा खून हो। एक अमावस्या की रात थी। गर्मी इतनी थी कि कमरे में दम घुट रहा था। मैंने अपनी खटिया बाहर पेड़ की छाया से थोड़ी दूर बिछाई और सो गया। रात के तीसरे पहर अचानक सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। मैंने उठने की कोशिश की, पर मेरा शरीर पत्थर का हो चुका था। मेरे सीने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मन भर का पत्थर बैठा हो। मैंने अपनी आंखें घुमाकर ऊपर देखा और मेरी रूह वहीं निकल जाती अगर मैं कमजोर दिल का होता। उस पीपल की सबसे ऊंची टहनी से एक बहुत ही लंबा, काला और सूखा हुआ साया धीरे धीरे हवा में तैरते हुए नीचे उतरा। जब वो मेरे बिल्कुल पास आया, मैंने देखा कि उसका शरीर इंसानी नहीं था। उसकी चमड़ी किसी पुराने पेड़ की छाल जैसी फटी हुई थी। उसकी लाल सरकह आंखें अंधेरे में मशाल की तरह जल रही थी और उसका मुंह कान तक चिरा हुआ था। उसने अपना वो लंबा लकड़ी जैसा सख्त हाथ मेरे चेहरे पर फेरा। उसके नखूं इतने ठंडे थे कि मेरी चमड़ी जमने लगी। वो मेरे कान में फिसफिसाया,
बहुत सालों से मैं अकेला हूं शंकर, क्या तू मेरे साथ ऊपर पेड़ पर चलेगा? इतना कहकर वो एक ऐसी शैतानी हंसी हंसा जो पूरे जंगल में गूंज गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ में पहुआ पुराना लोहे का कड़ा उस साये की तरफ मरा। जैसे ही लोहा उसे छूना, वो एक झटके में पीछे हटा और धुआं बनकर पेड़ में समा गया। अगले ही दिन गांव में हलचल मच गई, क्योंकि मेरे हाथ पर 3 गहरे नीले निशान पड़ चुके थे, जो गर्म लोहे से जलने जैसे लग रहे थे। तब गांव के लोगों ने शहर से एक बड़े तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने पेड़ के चारों तरफ गहरी लकीर खींची और 7 दिनों तक वहां बैठकर शैतानी शक्तियों को काबू करने वाले मंत्र पढ़े। उसने 7 किल पेड़ के तना में गाड़ दिए और उसे हमेशा के लिए मंत्रों से बांध दिया। आज भी वो पेड़ वहीं है, पर उस तांत्रिक ने कहा था कि जब तक वो किलें उस पेड़ में हैं, वो साया बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए आज भी गांव का कोई बच्चा उस पेड़ के पास खेलते वक्त ध्यान रखता है कि गलती से भी कोई किला निकल न जाए। वो शक्ति आज भी वहां कैद है, बस उस दिन का इंतजार कर रही है जब मंत्रों का असर कमजोर हो और वो फिर से इस गांव में शिकार शुरू कर सके। शंकर काका की बात खत्म होते ही सब लोग डर के मारे एक दूसरे के और करीब आ गए। तभी पीछे से एक भरी और ठड़ी हुई आवाज आई। सिर्फ पेड़ और कोठियों में ही नहीं, असली डर तो मॉडर्न सड़कों पर भी चलता है। सबने मुड़कर देखा तो गांव के सबसे पढ़े लिखे बुजुर्ग शुक्ला जी खड़े थे, जो बरसों पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। उन्होंने अपना चश्मा साफ किया और आग के पास बैठते हुए अपनी अबीती सुनानी शुरू की। ये 20 साल पुरानी बात है। मैं एक जरूरी सरकारी मीटिंग के लिए शहर गया था और अपनी पुरानी जीप से रात को गांव लौट रहा था। नेशनल हाईवे का वो हिस्सा एकदम सुनसान था, जहां दोनों तरफ घना जंगल है। रात के करीब 1 बज रहे होंगे जब अचानक मैंने देखा कि आगे गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है, एक बहुत बड़ा जाम। मुझे लगा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। मैंने अपनी जीप रोकी और गाड़ी से नीचे उतरा। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी सांसें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने आगे जाकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहां खड़ी सारी गाड़ियां 40 से 50 साल पुरानी थीं, एकदम कबज जैसी, लेकिन उन सब की हेडलाइट्स एकदम तेज जल रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उन गाड़ियों का इंजन बंद था, पर उनके अंदर बैठे लोग एकदम खामोश थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। मैं धीरे धीरे उन गाड़ियों के पास पहुंचा। अजीब बात यह थी कि इतना बड़ा जाम होने के बावजूद वहां कोई हॉर्न नहीं बज रहा था, कोई शोर नहीं था। मैंने पहली गाड़ी, जो एक पुरानी एम्बेसडर थी, उसके कांच पर दस्तक दी। मुझे लगा शायद ड्राइवर सो गया है। अंदर एक आदमी बैठा था, जिसने पुराने जमाने का बंद गला सूट पहना था। जैसे ही उसने मेरी तरफ अपना चेहरा मोड़ा, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। उसके चेहरे पर चमड़ी का एक कतरा भी नहीं था, सिर्फ एक सफेद कंकाल था जो सूट पहने बैठा था। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे, जिनमें से ठंडी नीली रोशनी निकल रही थी। डर के मारे मेरे पैर वहीं जम गए। मैंने बाकी गाड़ियों की तरफ देखा। हर गाड़ी में वही नजारा था। किसी में पूरा परिवार बैठा था तो किसी में छोटे बच्चे, पर सब के सब कंकाल बन चुके थे। अचानक जाम में खड़ी सारी गाड़ियों ने एक साथ अपने हॉर्न बजाना शुरू कर दिए। वो आवाज किसी गाड़ी की नहीं थी, बल्कि हजारों लोगों के एक साथ चीखने की आवाज थी। मैंने अपनी जीप की तरफ भागने की कोशिश की, पर रास्ता अचानक लंबा होने लगा। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, जैसे कोई मेरे कान में फंसाया हो। साहब, हमारी लिफ्ट का वक्त हो गया है, क्या आप भी चलेंगे? मैंने हिम्मत नहीं हारी। फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते मैंने जंगल के पुराने लोगों से काफी कुछ सीखा था। मुझे तुरंत याद आया कि मेरे सरकारी बैग में एक पुरानी फाइल है, जिसमें जंगल की एक पुरानी बावली को बंद करते वक्त एक तांत्रिक ने कुछ मंत्र लिख कर दिए थे, उन शक्तियों को काबू करने के लिए जो जमीन के नीचे से निकलती हैं। मैं अपनी जीप की तरफ भागा और उन कंकालों की गाड़ियां ने धीरे धीरे मेरा रास्ता घेरना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने बैग से वह फाइल निकाली और पहला मंत्र जोर से पढ़ा, ओम भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, प्यूर हाईवे पर एक जोर का झटका लगा। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आया हो।
वो हॉर्न की चिखने वाली आवाजें एकदम से बंद हो गई। मैंने देखा कि हाईवे की सड़क बीच से फटने लगी थी। वो सारी पुरानी गाड़ियां और उनमें बैठे कंकाल एक एक करके उस दरार के अंदर गिरने लगे। मैंने आखिरी मंत्र पढ़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें खोली तो एकदम सन्नाटा था। हाईवे एकदम खाली था। कोई जाम नहीं था, कोई गाड़ियां नहीं थी। वहां सिर्फ मेरी जीप खड़ी थी, जिसके बॉनेट पर मिट्टी के 3 लंबे नखूनों के निशान बने हुए थे। अगले दिन मैंने गांव के सबसे पुराने पंडित से पूछा, तो उन्होंने बताया कि 50 साल पहले वहां एक पुराना पुल था जो टूट गया था और एक पूरी बस बच्चों और लोगों के साथ नीचे खाई में गिर गई थी। सरकार ने वहां नई सड़क तो बना दी, पर उन भटकती रूहों को शांति नहीं मिली। आज भी अमावस्या की रात को वो जाम लगता है और जो गाड़ी से उतर जाता है वो हमेशा के लिए उन गाड़ियों का मुसाफिर बन जाता है। उस दिन के बाद से मैंने उस नेशनल हाईवे से रात को सफर करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। शुक्ला जी की बात खत्म होते ही चौपल पर सन्नाटा छा गया। सब लोग दार के मारे एक दूसरे के और करीब आ गए थे। तभी कोने में बैठे वैद्या जी ने अपनी थैली से एक पुरानी पीली पड़ चुकी मेडिकल डायरी निकाली। उन्होंने डायरी का एक पन्ना पलटा जिसमें एक पुरानी अखबार की कटिंग, न्यूज़पेपर क्लिपिंग चिपकी हुई थी। उन्होंने आग की लपटों को देखते हुए कहा, शुक्ला, तुमने तो सड़कों पर भटकती रूहें देखी हैं, पर क्या तुमने कभी उस जगह के बारे में सोचा है जहां इंसान अपनी जिंदगी की भीख मांगने जाता है? मैं इस डायरी को हमेशा अपने पास रखता हूं ताकि खुद को याद दिला सकूं कि एक डॉक्टर जब शैतान बनता है तो क्या होता है। गांव के उस पुराने मोड़ पर जो 3 मंजिला हॉस्पिटल आज खंडहर बना खड़ा है, वो कभी मेहरा लाइफ केयर के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर मेहरा शहर का सबसे काबिल सर्जन माना जाता था, पर उस सेफ्ट कोट के पीछे एक ऐसा दरिंदा छुपा था जो इंसानी जिस्म को सिर्फ एक कारोबार समझता था। ये बात तब की है जब राधा नाम की एक 18 साल की अनाथ लड़की वहां आई। राधा गांव की सबसे मासूम लड़की की तरह दिखती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, न माँ न बाप। यूज महज थोड़ा सा बुखार और कमजोरी थी। पर जब डॉक्टर मेहरा ने उसकी रिपोर्ट देखी तो उसकी आंखों में इलाज की चमक नहीं, बल्कि एक नए शिकार की भूख थी। उसने तुरंत राधा को स्पेशल वार्ड 404 में शिफ्ट कर दिया, ये कहकर कि उसे कोई ऐसी बीमारी है जो फैल सकती है। राधा को लगा कि डॉक्टर साहब कितने नेक हैं, पर उसे क्या पता था कि उस वार्ड की दीवारों ने पहले भी कई मासूमों की चीखें निगल ली थीं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अस्पताल का नजारा बदलने लगा। वार्ड 404 में राधा अकेली थी, जहां लाइट्स बार बार झपका रही थीं। उसने महसूस किया कि उसके बेड के पास रखी पुरानी मशीनों से अजीब सी खुरचने की आवाजें आ रही हैं। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसके होंठ सूख गए। उसके दोनों हाथ और पैर मजबूत लोहे की बेड से मोती चमड़े की पट्टियों, लेदर स्ट्रैप्स से बांध दिए गए थे। उसने जोर जोर से चिल्लाना चाहा, पर कॉरिडोर्स में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी आवाज कमरे से बाहर ही नहीं जा रही थी। उसने देखा कि पास वाले वार्ड से धीरे धीरे घसीटने, ड्रैगिंग की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर खींची जा रही हो। तभी दरवाजा धीरे से खुला और डॉक्टर मेहरा अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ दाखिल हुआ। उनके चेहरों पर सर्जिकल मास्क थे और हाथों में लंबे लंबे स्कैल्पल्स और आरियां, सॉज, थाई। डॉक्टर मेहरा ने राधा के पास जाकर उसके बाल पकड़े और बड़े ठंडे दिमाग से बोला, राधा, तुम्हारी किडनी की कीमत बाहर की दुनिया में इतनी है कि मैं एक नया हॉस्पिटल खड़ा कर सकता हूं। तुम अनाथ हो, तुम्हारे लिए कोई रोने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हारा मौत के बाद गायब हो जाना किसी को खा लेगा नहीं। राधा की आंखों में खौफ और आंसुओं का समंदर था, पर वो बेजुबान जानवर की तरह वहां पड़ी रही। यूस स्ट्रेचर पर लाड़ा गया और रास्ते में फ्लिकर करती ट्यूब लाइट्स के बीच यूसस धंधे ऑपरेशन थिएटर ओटी में ले जाया गया, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। राधा ने आखिरी बार हॉस्पिटल की छत को देखा और उसकी आंखों से गिरा वो आखिरी अंशुदार का नहीं, बल्कि उस भयानक बदले का इशारा था जो अब शुरू होने वाला था। वैद्या जी ने डायरी का अगला पन्ना पलटा। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उन्होंने आगे बताया, राधा को जब ऑपरेशन थिएटर ओटी में ले जाया गया तो वहां की ठंडक ऐसी थी जैसे कोई मुर्दा घर मर्ग हो। डॉक्टर मेहरा ने राधा को होश में ही रखा ताकि उसके शरीर के अंगों, ऑर्गन्स ताजा रहें।
उसने बस राधा की जुबान और शरीर को सुन्न करने का इंजेक्शन दिया था। राधा की आंखें खुली थी। वो देख रही थी कि कैसे डॉक्टर मेहरा ने बिना किसी रेहम के उसके पेट पर पहला गहरा चीरा लगाया। दर्द इतना भयानक था कि राधा की आंखों की नसें फटने को हो गईं, पर वह चीख नहीं पा रही थी। डॉक्टर मेहरा बड़े ठंडे दिमाग से राधा की दोनों किडनी और उसका लिवर निकाल कार ठंडे बॉक्स में भरने लगा। जाब राधा का शरीर मौत की कगार पर था। डॉक्टर मेहरा ने उसके पास झुककर कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं राधा, शहर का एक अमीर व्यापारी इनके लिए अच्छी कीमत देगा। और इतना कहकर उसने एक तेज निस्टर स्केलपेल से राधा की दोनों आंखें निकाल ली। राधा ने तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। डॉक्टर मेहरा ने उसकी लाश को एक पुराने तात के बोरे सैक में भरा और हॉस्पिटल के पीछे वाले उस पुराने कुएं में फेंक दिया, जहां पहले से ही कई मासूमों की हड्डियां सड़ी हुई पड़ी थी। डॉक्टर मेहरा को लगा कि उसका गुनाह हमेशा के लिए दफन हो गया, पर उसे नहीं पता था कि राधा ने मरते वक्त मौत से नहीं बल्कि शैतान से सौदा कर लिया था। उस रात अस्पताल में अजीब नजारे होने लगे। रात के 2 बजे जब डॉक्टर मेहरा अपने कैबिन में बैठकर लाखों का हिसाब कर रहा था, इस पटाल की लाइट्स अचानक एक साथ बैंड हो गई। कॉरिडोर्स में एक ऐसी आवाज गूंजी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। घसीटने की आवाज, जैसे कोई अपना चीरा हुआ पेट लेकर फर्श पर धीरे धीरे रिड़क रहा हो। डॉक्टर मेहरा ने केबिन के बाहर देखा तो उसे ढूंढ में एक सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखी, जिसके पेट से खून का फव्वारा निकल रहा था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले और खाली गड्ढे थे। डॉक्टर दार के मारे अपने कैबिन में घुसा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, पर तभी उसे अपने पीछे से बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस हुई। राधा वहां खड़ी थी। उसके हाथ के नाखून सर्जिकल आरी 100 की तरह तेज और लंबे हो चुके थे। डॉक्टर मेहरा की चीख पूरे गांव में सुनाई दी, पर कोई बचाने नहीं आया। अगली सुबह जब स्टाफ ने कैबिन खोला तो उनकी रूह कांप गई। डॉक्टर मेहरा का शरीर बीच में से 2 हिस्सों में काटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जिंदा ही आरी से चीर दिया हो। उसका ऊपर का ढादा चेस्ट टेबल पर पड़ा था और नीच का हिस्सा कुर्सी पर, और उसके कैबिन की दीवार पर खून से लिखा था, मेरी आंखें वापस दो। आज भी वो हॉस्पिटल बैंड है, पर लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को वहां राधा की वही चिढ़ा हुआ पेट दिखता है, और वह आज भी उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्हें उसके अंगों बेचे गए थे। इसलिए दोस्तों, अस्पताल सिर्फ जिंदगी नहीं देते, कभी कभी वहां मौत भी भटकती है। रमेश काका ने अपना पुराना कंबल कंधे पर ठीक किया और अपनी खुरखुरी आवाज में बोले, तुम लोगों ने हॉस्पिटल और हाईवे की बातें की, पर क्या तुमने कभी उस काले कुंड के बारे में सोचा है जो जंगल के उस पार पहाड़ी के नीचे छुपा है? वो कुंड कोई पानी का स्रोत नहीं है, वो मौत का एक गहरा गड्ढा है। मेरे दादा बताते थे कि उस कुंड में सदियों पहले एक ऐसे राक्षस को कैद किया गया था जो इंसानी मस खाकर जिंदा रहता था। गांव के पुराने लोग अमावस्या की रात को वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उस रात कुंड का पानी लाल हो जाता है और नीचे से रोने की आवाजें आती हैं। ये बात तब की है जब गांव में नया नया जल विभाग का काम शुरू हुआ था। शहर से 2 इंजीनियर आए थे, सूरज और विक्रम। वो दोनों पढ़े लिखे थे और इन सब अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें उस कुंड का पानी चेक करना था ताकि गांव में पाइपलाइन बिछी जा सके। मैंने उन्हें बहुत रोका, साहब वहां मत जाओ, वहां का पानी पीने के लिए नहीं, सिर्फ मौत देने के लिए है। पर उन्होंने मेरी बात हंसी में उड़ा दी। वो दोनों अपनी जीप लेकर जंगल के उस घने रास्ते पर निकल पड़े जहां दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। जब वो कुंड के पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वहां की हवा इतनी ठंडी और भरी थी कि उनका दम घुटने लगा। विक्रम ने जैसे ही कुंड के पास जाकर पानी निकालने के लिए बाल्टी नीचे डाली, पानी में एक जोर का उबाल आया। ऐसा लगा जैसे नीचे कोई बहुत बड़ी चीज जाग गई हो। सूरज ने मशाल जलाई और पानी के अंदर देखा तो उसे वहां कोई कंकाल नहीं, बल्कि हजारों सफेद आंखें दिखी जो एक साथ ऊपर की तरफ देख रही थीं। वो आंखें उन लोगों की थीं जो सदियों से उस कुंड में डूबकर मर चुके थे। तभी कुंड के बीच में से एक बहुत बड़ा, काला और चिपचिपा हाथ बाहर निकला। वो हाथ किसी इंसान का नहीं था,
उसमें लंबे लंबे नखून थे और उसके ऊपर पुरानी सदी हुई मिट्टी चिपकी हुई थी। उस हाथ ने विक्रम की जीभ को ऐसे पकड़ा जैसे कोई खिलौना हो और उसे एक झटके में कुंड की तरफ खींचना शुरू कर दिया। सूरज डर के मारे चिल्लाया, पर जंगल में उसकी आवाज दब गई। उसने देखा कि विक्रम की आंखें धीरे धीरे सफेद हो रही थी, जैसे कोई उसकी रूह खींच रहा हो। विक्रम ने बस इतना कहा, सूरज भागो। यह पानी नहीं, यह मौत का रास्ता है। अगले ही पल वो जीप और विक्रम उस गहरे काले पानी में हमेशा के लिए समह गए। सूरज किसी तरह भागकर गांव वापस आया, पर तब से उसका दिमाग घूम गया है। वह आज भी गांव के कोने में बैठकर सिर्फ एक ही बात बड़बड़ाते रहता है, वह जाग गया है। कला कुंड का राक्षस जाग गया है। आज भी अगर कोई उस पहाड़ी के पास से गुजरता है तो उसे पानी के उबलने की और लोहे के टकराने की आवाज आती है। कहते हैं कि अब वो राक्षस नए शिकार का इंतजार कर रहा है ताकि कुंड का पानी फिर से लाल हो सके। बुधन काका ने आग में एक और लकड़ी डाली और धीरे से बोले, सूरज गांव तो लौट आया, पर वो अकेला नहीं आया था। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के सन्नाटे में लोगों को अपने घरों के बाहर गीली मिट्टी के निशान मिलने लगे, जैसे कोई अभी अभी कुंड से निकल कर आया हो और उसके शरीर से काला तेल जैसा पानी टपक रहा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि सूरज, जो पहले एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था, अब रात भर अपने कमरे में बैठकर दीवारों पर अजीब अजीब नक्शे बनाता रहता। वह नक्शे गांव के नहीं, बल्कि उस कुंड के नीचे बने एक पुराने शहर के थे, जहां सदियों से रूहें कैद थीं। एक रात गांव की एक महिला ने देखा कि विक्रम, जो कुंड में डूब गया था, उसके घर के बाहर खड़ा है। वह विक्रम ही था, पर उसका शरीर सूजकर नीला पड़ गया था और उसकी आंखों से पानी की जगह वही काला तेल निकल रहा था। उसने कोई आवाज नहीं की, बस अपने हाथ से कुंड की तरफ इशारा किया। अगली सुबह वह महिला गायब थी। गांव में हाहाकार मच गया। तब गांव वालों ने शहर से उस तांत्रिक को बुलाया जिसने पहले भी कई बुरी शक्तियों को बंधा था। तांत्रिक ने कुंड के पास जाकर मिट्टी उठाई और उसे सूंघकर बोला, यह पानी नहीं है, यह एक पुराना श्राप है। विक्रम मरा नहीं है, वो उस राक्षस का मुहरा बन गया है। वह अब जिंदा लोगों को कुंड तक खींचने का काम करेगा। तांत्रिक ने कुंड के चारों तरफ लोहे की एक जंजीर बिछाई और हर कड़ी पर मौत को टालने वाला मंत्र पढ़ा। उसने बताया कि जब तक वो जंजीर सही सलामत है, राक्षस बाहर नहीं निकल सकता। पर एक शर्त थी, हर अमावस्या की रात को कुंड को किसी जानवर की बलि देनी होगी, वरना वो राक्षस अपनी भूख मिटाने के लिए गांव में दखिल हो जाएगा। सूरज ने जब यह सुना तो वो पागल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, वो बलि नहीं मांग रहा, वो अपनी रानी ढूंढ रहा है। इतना कहकर सूरज ने तांत्रिक के हाथ से वो पुरानी किताब छीनकर आग में फेंक दी। उसी वक्त कुंड से एक ऐसी भयानक चीख निकली कि पूरे गांव के शीशे चटक गए। तांत्रिक ने घबरा कर कहा कि अब घेरा कमजोर पड़ गया है और किसी भी वक्त वो लोहे की जंजीर टूट सकती है। आज भी जब गांव में बारिश होती है तो लोग कुंड की तरफ जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि पानी के बढ़ते स्टार लेवल के साथ वो राक्षस और विक्रम की रूह ऊपर ना आ जाएं। कहते हैं कि जिस दिन वो जंजीर टूटी, उस दिन काला कुंड का पानी पूरे गांव को निगल जाएगा। सूरज आज भी जंगल की तरफ देखकर हंसता रहता है। शायद वह देख रहा है कि विक्रम कब उसे लेने आएगा। इसलिए दोस्तों, कुछ रहस्यमयी मिट्टी के नीचे ही दबे रहें तो अच्छा है, क्योंकि उन्हें बाहर निकालने की कीमत सिर्फ मौत होती है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कहानियां थी, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो बस किसी और जगह, किसी और के साथ दोबारा शुरू हो जाती हैं। और अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही और हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्रीपी संडे के वीडियो में।